यस, लाइव वाली जनता को गुड आफ्टरनून। आई होप आप सब एकदम स्वस्थ, एकदम मस्त और एक नंबर हो। आज है जुम्मे का दिन, फ्राइडे है ना, और बहुत ही बढ़िया दिन है ऐसे ही, ठीक है। और हम लोग फटाफट से पढ़ाई शुरू करते हैं। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने इलास्टिसिटी के दो तरीके पढ़े थे। पहला हम लोगों ने पढ़ा था क्या, परसेंटेज चेंज इन डिमांड डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, है ना। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ठीक है। ये अपन लोगों ने पढ़ा था किसमें, इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस, ठीक है। मतलब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड डिपेंडिंग अपॉन द प्राइस, करेक्ट है। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था आर की इलास्टिसिटी, याद आ रहा है क्या। आर की इलास्टिसिटी हमने क्या पढ़ा था, बताओ। यस, आर्क इलास्टिसिटी। आर्क इलास्टिसिटी मैंने क्या बताया था, आर्क इलास्टिसिटी में हम कोई पॉइंट पे इलास्टिसिटी कैलकुलेट नहीं करते, हम दो पॉइंट्स के बीच की इलास्टिसिटी कैलकुलेट करते हैं। सो इवन इफ हम अगर प्राइस बढ़ा रहे हैं बहुत ज्यादा, जिसके यहाँ डिमांड बहुत ज्यादा गिर रही है, तो फिर हम ये फिगर आउट करेंगे कि हम डिस्काउंट देकर, ठीक है, थोड़ी सी प्राइस कम करके ये आर्क के बीच में कितना पैसा कमा सकते हैं, कितनी डिमांड ला सकते हैं। आ रही क्या बात समझ में। अब इसका हम लोगों ने क्या पढ़ा था, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइड बाय चेंज इन प्राइस, याद आ रहा है, इनटू P1 प्लस P2 डिवाइडेड बाय Q1 प्लस Q2। याद आ गया सबको, ठीक है। फटाफट से बताओ, आर्क इलास्टिसिटी का फॉर्मूला क्या है। सबसे पहले चेंज इन क्वांटिटी डिवाइड बाय चेंज इन प्राइस, चेंज इन क्वांटिटी डिवाइड बाय चेंज इन प्राइस इनटू न्यूमरेटर में क्या आएगा, P1 प्लस P2 डिवाइड बाय Q1 प्लस Q2। क्लियर है सबको, फटाफट से कॉपीज निकालो। चलो आर्क इलास्टिसिटी निकालो उसकी, जल्दी से लाइव वाली जनता, जल्दी से, जल्दी जल्दी, झट झट पटपट, फटफट, फटाफट। आज ऑनलाइन कर रहा हूं मैं मैडम। कौस्तुभ कौन है, अच्छा कौस्तुभ, सिंगर सिंगर। गुड आफ्टरनून कृतिका, मिंटू, यस 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 यस। चलो फटाफट से बताओ, आर्क इलास्टिसिटी क्या होगी, इनटू, वेरी नाइस, अब कैलकुलेट करके बताओ। आर्क इलास्टिसिटी कैलकुलेट करनी है, पॉइंट कंफर्म, सुमित टिक कर दूं, ठीक है। देखो चेंज इन क्वांटिटी कितनी, फटाफट बताओ, क्वांटिटी कितनी चेंज हुई है, 400, वेरी नाइस। अब देखो भले हम इसको -400 लिखे 4 लिखे, फर्क पड़ता है क्या, नहीं, ठीक है। उसके बाद चेंज इन प्राइस कितनी है, 100, वेरी नाइस, ठीक है। P1 प्लस P2 कितना है, 300, वेरी नाइस। उसके बाद Q1 प्लस Q2 कितना है, वेरी नाइस, ठीक है। अब बताओ, ओहो समझ में आ गया, इजी है, यस एकदम बढ़िया, एकदम मजे में, एक नंबर, यस। आर्क इलास्टिसिटी क्लियर है। चलो अब लॉ की क्लास बेटा मोस्ट लाइकली मंडे से शुरू हो जाएगी, लाइक मोस्टली तो क्या मतलब मंडे से हो ही जाएगी, है ना, मंडे से हो जाएगी। बढ़ेंगे क्या आगे, यस। चलो परफेक्ट, अब हम आते हैं नेक्स्ट पे, ठीक है।
एट अ प्राइस ऑफ 10 अ कंज्यूमर डिमांड्स 40 यूनिट्स, ठीक है, प्राइस कितनी है 10, उस पे कंज्यूमर कितना डिमांड कर रहा है 40. व्हेन द प्राइस फॉल्स, अरे हाँ ना, व्हेन द प्राइस फॉल्स बाय ₹2, प्राइस कितने से गिरी 2, तो अब नई प्राइस कितनी हो गई 8, ठीक है, पहले कितनी थी 10, अब कितने से गिरी 2, तो कितनी हो गई 8, तो ओल्ड प्राइस कितनी हो गई 10, न्यू प्राइस कितनी हो गई 8. वेरी नाइस. डिमांड इंक्रीजेस टू 44 यूनिट्स. ओल्ड डिमांड कितनी है, न्यू डिमांड कितनी है 44. अब आप इलास्टिसिटी डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड नॉर्मली कैलकुलेट करके बताओ. आर्क नहीं, नॉर्मल पॉइंट इलास्टिसिटी. सब कर लो एक बार थोड़ा सा फिर अपन करेंगे. पॉइंट इलास्टिसिटी सब लोग कैलकुलेट करके बताएंगे. चेंज इन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस. बताओ बताओ लाइव वाली जनता जल्दी से. पॉइंट देखो 44 माइनस 40 अपॉन 8 माइनस 10 इंटू 10/40, ठीक है, तो कितना है 0.5. अच्छा, व्हेन वी टॉक अबाउट 0.5 तो ईडी क्या एक से कम है एक से ज्यादा है, एक से कम है, और एक से कम है मतलब लेस देन इलास्टिक. क्लियर है सबको? यस, बढ़ेंगे आगे. अब 0.5 है ना. चलो अब हम आते हैं यही पॉइंट मेथड. अच्छा, इसको पॉइंट मेथड क्यों बोलते हैं? क्योंकि पॉइंट पे इलास्टिसिटी कैलकुलेट करता है. हम आर्क मेथड को आर्क मेथड क्यों बोलते हैं? क्योंकि दो पॉइंट्स के बीच का जो आर्क है उस पे इलास्टिसिटी कैलकुलेट करता है. सी एवरीथिंग हैज अ रीजन. बाद में बोलना मत मैम आपने बताया नहीं ऐसे क्यों हुआ, ठीक है. एवरीथिंग इकोनॉमिक्स में हर चीज का एक रीजन है, ठीक है. बोलते ना कि कुछ सवालों का वाई का जवाब नहीं होता, इसमें वाई का जवाब होता है, ठीक है. यू आस्क मी वाई, ऐसा क्यों हुआ, मैं तुमको जवाब दूंगी कि ऐसा क्यों हुआ. करेक्ट है. तो हम पॉइंट मेथड, हमने जो अभी परसेंटेज चेंज इन डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज वाली इन प्राइस वाला फॉर्मूला पढ़ा, दैट वाज अ पॉइंट मेथड. द पॉइंट मेथड हम उसको क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो एक पॉइंट पर इलास्टिसिटी कैलकुलेट कर रहे हैं. आ रही क्या बात समझ में? यस, ठीक है. कि जब प्राइस बढ़कर, सॉरी, प्राइस गिर के 10 से 8 हो गई और क्वांटिटी बढ़ के 44 हो गई, तो 44 यूनिट्स वाले पॉइंट पे क्या इलास्टिसिटी है. समझ में आ रही है बात? उस पॉइंट पे आर्क में हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं? दोनों प्राइस के बीच का या दोनों क्वांटिटी के बीच का जो पोर्शन है उस पे क्या इलास्टिसिटी है. इसीलिए हम लोग मिड पॉइंट निकालते P1 प्लस P2 डिवाइड बाय Q1 प्लस Q2. आ रही है क्या बात समझ में? यस, Q2. यस, बढ़े आगे. चलो अब हम आते हैं पॉइंट मेथड का जोग्राफिकल ग्राफिकल मेथड, ठीक है. सॉरी, जोग्राफिकल, ज्योमेट्रिकल ग्राफिकल मेथड. क्या बोलते हैं इसको? ज्योमेट्रिकल मेथड या ग्राफिकल मेथड बोलते हैं. विच इज एक डिमांड कर्व है. डिमांड कर्व का एक मिड पॉइंट होता है. मिड पॉइंट पे हम ये मानेंगे कि इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 1. मिड पॉइंट पे एक डिमांड कर्व है, ठीक है. मिड पॉइंट पे प्राइस भी और डिमांड भी इक्वल है. परसेंटेज चेंज इन प्राइस इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन डिमांड. तो मतलब आंसर क्या होगा? 1 होगा. तो मिड पॉइंट पे तो डिमांड 1 है, इलास्टिसिटी 1 है, डिमांड नहीं, सर इलास्टिसिटी 1 है. पर बाकी बचे हुए पॉइंट्स पे क्या, वो हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं. क्लियर है? चलो ठीक है. है ना. चलो अब देखो ध्यान से, ये क्या है? 0, है ना. ये क्या है? प्राइस. और ये क्या है? क्वांटिटी. यहां तक सबको समझ में आया? लेट्स से ये मिड पॉइंट है n, है ना, राइट. ये मिड पॉइंट है a और ये पॉइंट है b, ठीक है, राइट.
है ना। अब देखो 0 से ए पर जो है वो क्या है, प्राइस। वेरी नाइस, स्मार्ट हो गए एकदम, है ना। 0 से बी क्या है, बहुत ही बढ़िया, एकदम स्मार्ट हो गए, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं ए से एन और ए से एन और एन से बी, तो हम क्या बोल सकते हैं, ये इक्वल है, इक्वल है, ठीक है। यहां पर हमें ये समझ में आता है कि मिड पॉइंट पर, जो मिड पॉइंट है उस पर ऐसा है कि आप प्राइस और क्वांटिटी में जैसा भी चेंज करोगे इलास्टिसिटी एक आएगी, ठीक है। इस पॉइंट पर, ये पॉइंट वो पॉइंट है जिस पर जितना प्राइस में चेंज करोगे उतना ही डिमांड में चेंज आएगा। समझ में आ रही बात, ठीक है। एंड पॉइंट कैसा है, जितना प्राइस में चेंज करोगे, देखो डिमांड किसके कारण चेंज होती है, प्राइमरीली प्राइस के कारण, सबसे ज्यादा प्राइस के कारण चेंज होती है। तो एंड पॉइंट वो पॉइंट है जिस पर आप जितना प्राइस में चेंज करोगे उतना ही, प्राइस में कितना, प्राइस का कितना पोर्शन है, ए से एन का, तो उतना ही पोर्शन क्या है, एन से बी का। देखो ना तुम, ये भी ट्राइंगल बन रहा है और ये भी ट्राइंगल बन रहा है और दोनों इक्वल होंगे। आ रही क्या बात समझ में, इक्वल ट्राइंगल मतलब क्या हो गया, यूनिटरी इलास्टिक, ईडी इज इक्वल्स टू 1। समझ में आ गया सबको इतना, ठीक है। तो हम ये बोल सकते हैं कि एन पॉइंट पर ईडी क्या है, इक्वल टू 1, ठीक है, राइट। मैम ये कैसे निकाला, हर चीज का वाई होना चाहिए ना, एक फॉर्मूला है इसका, विच इज लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट। अब बताओ लोअर सेगमेंट यहां पे क्या है, लोअर सेगमेंट क्या है, एन बी, लोअर सेगमेंट क्या है यहाँ पे, एन बी, और अपर सेगमेंट क्या है, ए एन, और दोनों बराबर है, तो आंसर क्या हो गया 1। तो यहाँ पे क्या हो गया, इट इज इक्वल्स टू 1। यहां तक क्लियर है, यस। अब हम बात करते हैं इस पॉइंट पे, ठीक है। ये पॉइंट को हम नाम दे देते हैं एस, ठीक है, राइट। अब बताओ, अब एस से अगर हम नीचे तक जाएं तो लोअर सेगमेंट क्या है, एस से बी, राइट, एस से बी, है ना, और अपर सेगमेंट क्या है, ए से एस। अब सीधी सी बात है, जब किसी भी नॉर्मल मैथ्स की बात कर रहे हैं, अगर न्यूमरेटर बड़ा होता है, डिनोमिनेटर छोटा होता है, तो एक से ज्यादा आंसर आता है, राइट। एक सिंपल एग्जांपल, न्यूमरेटर में है 12, डिनोमिनेटर में 4, तो 12 बड़ा है 4, 4, तो आंसर एक से ज्यादा आएगा, आंसर 3 आएगा, ठीक है। वापस एक और एग्जांपल, न्यूमरेटर में है 9, डिनोमिनेटर में है 3, तो आंसर एक से ज्यादा आएगा, यस। न्यूमरेटर में है 4, डिनोमिनेटर में है 2, तो आंसर एक से ज्यादा आएगा। तो व्हेनेवर न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, आंसर इज मोर देन 1। तो अब इनकी जो भी वैल्यू होगी, आप ये देखो, एस बी इज ग्रेटर देन ए एस, राइट। तो ऐसे केस में न्यूमरेटर बड़ा हो गया, तो इलास्टिसिटी क्या हो गई, मोर देन 1। सॉरी उल्टा लिख दिया हमने, क्लियर है सबको, यस, ठीक है। बढ़ेंगे आगे, अब तीसरा, है ना। अब हम बात करते हैं जी पॉइंट पे, ठीक है। अब बताओ लोअर सेगमेंट क्या है, जी से बी तक, ठीक है। थर्ड पे क्या है, लोअर सेगमेंट जी बी, और अपर सेगमेंट क्या है, ए जी, ए जी ओ जी, ए जी ओ जी, लो जी सुनो जी, इलास्टिसिटी क्या है, लेस देन 1। क्यों, अब उल्टा, अब यहां पर न्यूमरेटर, न्यूमरेटर क्या है, ए बी जी, ठीक है, और डिनोमिनेटर क्या है, ए जी। क्यों मैम, ऐसा कैसे, किसने डिसाइड किया, अरे फॉर्मूला क्या है, लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट, तो लोअर सेगमेंट क्या है, जीबी, अपर सेगमेंट क्या है, ए जी। तो ऐसे केस में न्यूमरेटर इज नाउ स्मॉलर देन डिनोमिनेटर। अब उल्टा, अगर मैं बोलूं न्यूमरेटर में 4, डिनोमिनेटर में 12, तो 4/12, तो एक से कम आएगा, आंसर पॉइंट में आएगा। न्यूमरेटर में है 5, डिनोमिनेटर में है 2, सॉरी न्यूमरेटर में 5, डिनोमिनेटर में 15, तो एक से कम आएगा, आंसर करेक्ट है। तो यहां पर इलास्टिसिटी लेस देन 1 हो गई। आ रही क्या बात समझ में, बहुत अच्छे से, यस, ठीक है।
अब मेरा सवाल है, व्हाट अबाउट इलास्टिसिटी एट बी पॉइंट? लोअर सेगमेंट क्या है? बी। लोअर सेगमेंट क्या है यहाँ पे? बी। और अपर सेगमेंट क्या है यहाँ पे? ए बी, राइट? अब बताओ, बी क्या है? 0। ए बी कोई तो वैल्यू है, 0 अपॉन डिनोमिनेटर इज 0, तो इलास्टिसिटी कितनी हो गई? 0। और जब इलास्टिसिटी 0 होती है तो परफेक्टली इलास्टिक, वो अपन बाद में पढ़ेंगे, बाद में पढ़ेंगे, बाद में पढ़ेंगे। परफेक्टली इन इलास्टिक वो अपन बाद में पढ़ेंगे, ठीक है? नेक्स्ट, अब अगर इलास्टिसिटी हम डिस्कस कर रहे हैं ए पॉइंट पे, ठीक है? तो अब बताओ लोअर सेगमेंट क्या है यहाँ पे? ए से बी, ठीक है? और अपर सेगमेंट क्या है यहाँ पे? ए। तो यहाँ पर ए बी अपॉन 0, एनीथिंग अपॉन 0 इज इंफिनिटी। क्लियर है सबको? बहुत अच्छे से, यस, डन 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 डन, ठीक है? अब बताओ फटाफट से, जब ED इज इक्वल्स टू 1, वापस अपनी कहानी पे आ जाओ, जब ED 1 होता है तो वो क्या होता है? यूनिटरी इलास्टिक। जब ED 1 से ज्यादा होता है तो क्या बोलते हैं? रिलेटिवली मोर इलास्टिक, ठीक है? जब ED 1 से कम होता है तो क्या बोलते हैं? रिलेटिवली लेस इलास्टिक, या फिर लेस देन इलास्टिक, दोनों ही सही है। क्लियर है? यस, ठीक है? जब ED 0 होता है तो क्या बोलते हैं? परफेक्टली इन इलास्टिक। और जब ED इंफिनिटी होता है क्या बोलते हैं? परफेक्टली इलास्टिक। सॉरी, थोड़ा सा हैंड राइटिंग का इशू है। इलास्टिक। अब बताओ, इसमें किसी को भी कोई डाउट, समस्या, आपत्ति? ये भी पॉइंट मेथड ही है। क्यों? क्योंकि पॉइंट पे इलास्टिसिटी निकाल रहे हैं। पर पॉइंट मेथड भी का भी कौन सा फॉर्म है? ज्योमेट्रिकल फॉर्म है, ग्राफिकल फॉर्म है। आ रही क्या बात समझ में? हम लोगों ने पहले फॉर्मूला, पॉइंट मेथड को हमने फॉर्मूला पे सॉल्व किया था, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, करेक्ट है? उसके बाद हमने आर की इलास्टिसिटी निकाली, क्योंकि हमने पॉइंट पे नहीं निकाली थी, हमने पॉइंट्स के बीच में निकाली थी, याद आ रहा है? अब हमने वापस पॉइंट पे निकाली, बट पॉइंट पे भी अभी हमने कोई कैलकुलेट किया क्या? नहीं, हमने तो बस एक पॉइंट पे निकाली कि ग्राफ है, उसमें अलग अलग पॉइंट्स पे कितनी इलास्टिसिटी हो सकती है। यहां तक किसी को भी कोई डाउट, समस्या, आपत्ति? आग लगा दी क्या? यस, डन, बढ़े आगे, चलो। लाइव वाली चिंता को सब क्लियर है एकदम बढ़िया तरीके से, मजेदार तरीके से? चलो, परफेक्ट। ठीक है, देखो, पॉइंट इलास्टिसिटी क्या पढ़ी हमने? रेफरिंग मेजरिंग द इलास्टिसिटी एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ डिमांड कर्व, ठीक है? इसमें हम लोग जितना भी प्राइस और क्वांटिटी में चेंज होता है उसके अकॉर्डिंग इलास्टिसिटी निकालते हैं एट ए पर्टिकुलर पॉइंट, ठीक है? यहां तक डन है? बढ़ेंगे आगे, चलो। अब हम लोग पहले प्राइस इलास्टिसिटी के डिटर्मिनेंट्स पढ़ लेते हैं, छोटा सा थ्योरी का पार्ट है, फिर हम लोग इनकम इलास्टिसिटी पे आएंगे और फिर हम लोग क्रॉस इलास्टिसिटी पे आएंगे, ठीक है? फिर सीधे डिमांड बिहेवियर पे आ जाएंगे, कंज्यूमर बिहेवियर पे, है ना? चलो, नाउ प्राइस इलास्टिसिटी हम लोगों ने जो पढ़ी वो क्या है? बेसिकली प्राइस में कुछ भी चेंज हो रहा है तो डिमांड में कितना चेंज हो रहा है? बहुत ज्यादा चेंज हो रहा है तो फिर ज्यादा इलास्टिक होती है, परफेक्टली चेंज हो रहा है तो परफेक्टली इलास्टिक हो जाती है, करेक्ट है? प्राइस में बहुत ज्यादा चेंज हो रहा है, डिमांड में कम चेंज हो रहा है तो फिर इलास्टिसिटी कम रहती है। क्लियर है सबको? यस, डन। नाउ द पॉइंट इज कि इसका पहला डिटर्मिनेंट है, लाइक हाउ डू वी डिसाइड कितनी इलास्टिसिटी है? पहला डिटर्मिनेंट है नेचर ऑफ कमोडिटी, ठीक है? नेचर ऑफ कमोडिटी। अब इसमें सबसे पहला नेसेसिटी। मुझे एक बात बताओ, व्हाट डू यू थिंक नेसेसिटी का क्या रहेगा? लाइक नेसेसिटी की इलास्टिसिटी कैसी रहेगी? परफेक्टली इलास्टिक रहेगी? इन इलास्टिक रहेगी? परफेक्टली इन इलास्टिक रहेगी या रिलेटिवली इन इलास्टिक रहेगी?
अच्छा, व्हाट इज परफेक्टली इनइलास्टिक, पहले आप ये बताओ। प्राइस में कितना भी चेंज हो जाए डिमांड में चेंज नहीं होगा, दैट इज परफेक्टली इनइलास्टिक। कि प्राइस से फर्क ही नहीं पड़ता, एकदम ढीठ। ठीक है, परफेक्टली इनइलास्टिक क्या होता है, डिमांड एकदम क्या हो गई है, ढीठ, प्राइस से फर्क ही नहीं पड़ता। करेक्ट है, राइट। रिलेटिवली इनइलास्टिक क्या होता है, प्राइस में ज्यादा फर्क पड़ रहा है, डिमांड में थोड़ा फर्क पड़ रहा है, लाइक देयर इज मच चेंज इन प्राइस, लार्जर चेंज इन प्राइस, डिमांड में कम चेंज आ रहा है पर आ रहा है। ठीक है, अब मोर इलास्टिक है, प्राइस में कम चेंज है, डिमांड में ज्यादा चेंज है। करेक्ट है। अब देखो, नेसेसिटी बेसिकली क्या बोलती है कि कुछ चीजें जो केरोसिन, ऑयल, सॉल्ट, शुगर, ये सब होती है, हम इनको ये नहीं बोल सकते कि परफेक्टली इनइलास्टिक है। अब तुम देखो कितनी बार ऐसा बीच बीच में होता है कि प्याज महंगे हो जाते हैं और उस पर फिर मीम्स बनते हैं कि मेरे पास प्याज है, मुझसे शादी कर लो, है ना, ऐसे मीम्स बनते हैं छोटे छोटे। नाउ द पॉइंट इज कि जब प्याज महंगे हो जाते हैं तो क्या उसकी सेल्स बिल्कुल बंद हो जाती है, नहीं, सेल्स चलती है। ठीक है, लेकिन प्राइस में मेजर चेंज होता है उसके बाद भी जो अनियंस की सेल होती है उसमें इतना ज्यादा चेंज नहीं होता। करेक्ट है, राइट, यस। सो द पॉइंट इज कि क्या बन जाएगा, लेस देन इलास्टिक। क्या बन जाएगा, लेस देन इलास्टिक। व्हाट इज रिलेटिवली लेस इलास्टिक, करेक्ट। प्राइस में अगर ज्यादा चेंज होगा, डिमांड में चेंज होगा लेकिन कम चेंज होगा। अभी अपन बात करें प्राइस बढ़ने की, अपन उल्टी बात करते हैं। प्राइस गिर गई, मैंने क्या बोला था, अगर प्राइस गिर गई थोड़ी सी तो मैं सॉल्ट 1 किलो की जगह 2 किलो खरीद लूंगी, घर पे ले आऊंगी। पर क्या मैं ज्यादा नमक खाना शुरू कर दूंगी, अरे मम्मी 5 किलो नमक, याद आ रहा है क्या, यस, खा सकती हूँ क्या मैं, नहीं खा सकती। हाँ, ज्यादा स्टॉक कर लूंगी बट ज्यादा नहीं खा सकती, तो कम इलास्टिसिटी होती है, लेस देन इलास्टिक। समझ में आया सबको। बट इफ वी टॉक अबाउट लग्जरी, ठीक है, तो लग्जरी में क्या रहता है, लोगों को प्राइस से ज्यादा फर्क पड़ता है क्या, हाँ, प्राइस से ज्यादा फर्क पड़ता है क्या लग्जरी में। ठीक है, सो ऐसे केस में लग्जरी की बहुत इलास्टिक भी नहीं होती है और बहुत इनइलास्टिक भी नहीं होती है, दोनों ही नहीं होता है। ठीक है, कि प्राइस में, प्राइस से बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, मतलब आप समझ लो ये यूनिटरी इलास्टिक भी नहीं मानी जाएगी, ये लग्जरी गुड्स पर डिपेंड करेगा कि कौन सा गुड है, उसके बेसिस पे उसकी इलास्टिसिटी डिसाइड होगी। क्लियर है, यस। जैसे अब गाड़ी है ना, गाड़ी लग्जरी में आती है, करेक्ट है, कार एक लग्जरी में आती है, इट्स नॉट नेसेसिटी। अब अगर उसकी प्राइस बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा बढ़ने लग गई तो लोग धीरे धीरे उसकी डिमांड गिराएंगे। बट अगर थोड़ी ही प्राइस बढ़ी है तो लोगों को डिमांड में इतना फर्क नहीं पड़ेगा, तो ना ज्यादा इलास्टिक होती है और ना ही ज्यादा इनइलास्टिक होती है। क्लियर है। नेक्स्ट इज जॉइंटली डिमांड गुड्स। ठीक है, अब बताओ, अगर जो गुड्स साथ में खरीदे जाते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की इलास्टिसिटी जनरली कैसी रहती है, इलास्टिसिटी अच्छी रहती है, कि एक गुड के कारण दूसरे गुड को फर्क पड़ता है, इलास्टिसिटी अच्छी रहती है। भाई सीधी सी बात है, अगर फ्यूल के प्राइस बढ़ रहे हैं तो कार्स की सेल्स पे भी फर्क पड़ रहा है, तो इलास्टिसिटी अच्छी रहती है। क्लियर है, यस। नेक्स्ट इज अवेलेबिलिटी ऑफ सब्सटीट्यूट, ये तो बहुत ईजी है। अगर मैं, हाँ, हम्म, नहीं, नहीं, मेडिसिन आर relatively more inelastic। परफेक्टली इनइलास्टिक नहीं बोल सकते कि फर्क ही नहीं पड़ रहा, समझ रहे हो, है ना, परफेक्टली इनइलास्टिक नहीं बोल सकते कि फर्क ही नहीं पड़ता मेडिसिन में। हाँ, सब्सटीट्यूट्स भी रहते हैं, बट अब जैसे अब कोविड के टाइम में देख लो यार, है ना, अब जैसे वो रेमडेसिविर था, ठीक है, या अब ये ओमिक्रॉन में डोलो 360 है, करेक्ट है, तो अब ऐसे केस में इवन इफ इट वाज अनअवेलेबल, लोग थोड़ा ज्यादा प्राइस पे खरीदने को तैयार थे, बट जब उसकी प्राइस बहुत बढ़ती गई तो फिर लोगों ने उसका ऑप्शनल ऑल्टरनेटिव ढूंढना शुरू कर दिया। आ रही है क्या बात समझ में। तो परफेक्टली इनइलास्टिक, इनइलास्टिक क्या बोलता है, प्राइस बढ़ते जाए डिमांड में फर्क नहीं पड़ेगा। मेडिसिन में इतना नहीं होता है कि प्राइस कितनी बढ़ती जाए डिमांड में फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसा। क्या बोल रहे हो, कौन बोल रहा है, क्या बोल रहे हो, मोर देन इलास्टिक, मोर देन इन इलास्टिक, है ना,
यस। नाउ अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट तो बहुत ईजी है, अगर मेरा प्रोडक्ट है और उसके सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल है तो लोग मेरी प्राइस पर रिएक्ट करेंगे ना, तो इलास्टिसिटी ज्यादा होगी, है ना, सीधी सी बात है ना। अगर मैं चाय बेच रही हूं और कॉफी अवेलेबल है तो मैंने यहां चाय की प्राइस बढ़ाई, वहां लोगों ने कॉफी पे स्विच कर लिया, तो मेरी डिमांड, मेरी प्रोडक्ट की इलास्टिसिटी ज्यादा है, बिकॉज पीपल आर रिएक्टिंग मोर टू प्राइस चेंज, सीधी सी बात है। और अगर सब्स्टिट्यूट्स अनअवेलेबल है तो मैं कितनी प्राइस बढ़ाऊंगी, इलास्टिसिटी, इससे इतना फर्क नहीं पड़ेगा, लाइक इट विल बी मोर इन इलास्टिक। क्लियर है सबको? यस। डाइवर्सिटी ऑफ यूजेस, ठीक है, अगर commodities that can be put to variety of uses have elastic demand, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी, है ना। अब इलेक्ट्रिसिटी के क्या होते हैं, मल्टीपल यूजेस होते हैं। इलेक्ट्रिसिटी हमें बहुत सारी जगह काम आती है, राइट। इट इज यूज फॉर लाइटिंग, रूम हीटिंग, एयर कंडीशनिंग, कुकिंग। अब अगर प्राइस बढ़ती है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, उसको कम चीजों में इस्तेमाल करेंगे, तो इलास्टिसिटी अच्छी हो गई ना, हमने डिमांड इलास्टिसिटी की कम कर दी ना, करेक्ट है, क्योंकि एक ही प्रोडक्ट के मल्टीपल यूजेस है। यस। एक बहुत बढ़िया एग्जांपल देती हूँ मैं तुम्हें, सच बता दूँ, मेरी घर में, मतलब मेरी जो दादी है, वो बाहर का ऐसे जो पैकेट वाला अमूल का दूध आता है ना, वो पीती नहीं है, ठीक है, वो नहीं पीती है वो वाला। उनको जो दूध वाला भैया आते हैं, बंदी का दूध देते हैं, उनको वही जमता है, ठीक है, वो वही पीती है। अब लॉकडाउन हुआ, ठीक है, यस, तो पैकेट वाला दूध कुछ समय तक नहीं मिल रहा था, ठीक है, ना अमूल के पैकेट नहीं मिल रहे, 2-4 दिन का ही फर्क पड़ा था, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या सोचा, बंदी का दूध लेते हैं, पर वो सिर्फ कौन पिएगा, दादी पिएगी। हमने नहीं पिया, क्यों नहीं पिया, चाय नहीं मिली थी, 2 गुट चाय नहीं मिली साहब, आ रही है बात समझ में? यस। बट द पॉइंट इज कि हमने उस दूध के यूज को कम किया ना, बिकॉज द प्रोडक्ट वॉज अनअवेलेबल, या फिर अपन बोले समझ लो प्राइस बढ़ गई इसके कारण, करेक्ट है, यस। तो अगर कोई प्रोडक्ट के मल्टीपल यूजेस हैं तो हम उसकी इलास्टिसिटी बढ़ा देते हैं, क्योंकि हम उसके यूसेज फिर कम चीजों के लिए करते हैं। क्लियर है? यस, ठीक है। हम पूरी अपनी बंदी का दूध, मतलब बंदी, वो बंदी समझ रहे हैं, बंदी, बंदी का वो बंधी, बांध के रखते ना अपन दूध वाले को, बंधी। एकदम गंदा दिमाग है भाई, सर के ऊपर है। हाँ, समझ नहीं आया मैंने क्या बोला? देखो सीधी सी बात है, एक कोई प्रोडक्ट है, अगर उसके मल्टीपल यूजेस है ना, और तुम एक ही प्रोडक्ट को बहुत सारी चीजों के लिए यूज करते हो, ठीक है, तो अगर वो प्रोडक्ट महंगा होगा तो उसको तुम कम चीजों के लिए भी यूज करोगे, सो दैट वो ज्यादा समय तक चले, तो तुम प्राइस के कारण रिएक्ट कर रहे हो ना, ऐसा। अगर इसमें ऐसा होता है कि देखो कोई प्रोडक्ट है जो आप मल्टीपल चीजों के लिए यूज करते हो, है ना, और एकदम से प्राइस महंगा हो जाता है ना, यू जस्ट कैन नॉट लेट दैट प्रोडक्ट गो, कि मेरी जिंदगी से चला नहीं जाए वो। लाइक मिल्क, आई डोंट वांट कि मेरी जिंदगी से चाय चली जाए, कॉफी चली जाए, मैं नहीं चाहती, ठीक है, पर मैं अगर दूध की प्राइस बढ़ गई तो एटलीस्ट खीर तो नहीं बनाऊंगी ना, राइट। तो वहां पर मैंने उसकी प्राइस पे रिएक्ट कर लिया, मोर इलास्टिक। आ रही क्या बात समझ में? यस। उसके बाद पोस्टपोनमेंट ऑफ, हाँ, पोस्टपोनमेंट ऑफ यूज, ठीक है। पोस्टपोनमेंट ऑफ यूज क्या बोलता है? अरे सीधी सी बात है, अगर आप कोई प्रोडक्ट का यूसेज पोस्टपोन कर सकते हो तो उसकी इलास्टिसिटी तो बहुत ज्यादा है। चॉकलेट, गुस्सा नहीं यार, कम अपन कम रखेंगे इलास्टिसिटी, ठीक है। अब सुनो 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 सुनो, क्या बोल रही थी मैं? चॉकलेट, है ना, चॉकलेट अभी बहुत जोर से खाने की इच्छा हो रही है, बहुत मन कर रहा है चॉकलेट खाना, चॉकलेट खाना, चॉकलेट खाना। बट बताओ एक बार, चॉकलेट ऐसी चीज है कि मैं उसका यूसेज पोस्टपोन कर सकती हूँ, कर सकती हूँ, राइट, है ना। अब पोस्टपोन कर सकती हो और आज प्राइस बढ़ गई है तो मैं बोलूंगी ना, चलो बाद में खाना, आज रहने दो, आज महंगा है, सस्ता हो तो फिर खाना, करेक्ट है, राइट। इलास्टिसिटी बहुत अच्छी है इसकी, मोर देन इलास्टिक, है ना। उसके बाद इनकम लेवल ऑफ द बायर, भाई यहां पर तो बात खत्म ही हो गई है, ठीक है। वो गुड्स जो कंज्यूमर गुड्स होते हैं, उनकी गुड्स की इलास्टिसिटी ज्यादा होती है, क्योंकि वो किस पे डिपेंड करते हैं? इनकम पर डिपेंड करते हैं। हर वो चीज जो आज तुम्हारे पास है, मोबाइल फोन, कैलकुलेटर, पेन, कंपास बॉक्स, पेपर, घड़ी, ये सब कंज्यूमर गुड्स है जो एंड कंज्यूमर बाय करता है, करेक्ट है, राइट। और अगर उसकी इनकम में गिरावट होती है
तो ऑफ कोर्स प्रोडक्ट की प्राइस इलास्टिसिटी भी बढ़ेगी। करेक्ट है, राइट? इलास्टिसिटी वुड बी मोर देन इलास्टिक। यस, अभी तुमको मालूम है गूगल, फेसबुक, इन सब ने ले ऑफ्स किए बहुत सारे, तो लोगों की इनकम गिर गई, राइट? ऑफ कोर्स लोगों की सैलरी बंद हो गई, इनकम गिर गई। अब वो अपने कंज्यूमर गुड्स की इलास्टिसिटी पे, डिमांड पे अफेक्ट तो लाएंगे ना। यस, और समझ लो उनकी प्राइस भी बढ़ गई तो खरीदना ही बंद कर देंगे। पर वो गुड्स जो कि कंज्यूमर्स नहीं बाय करते हैं, जो कि प्रोसेसिंग में यूज होते हैं, ठीक है, इंडस्ट्रीज यूज करती है, तो ऐसे केस में वो तो आपको खरीदना ही पड़ेगा, वरना आपका धंधा बंद हो जाएगा, आपको आगे का प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करना है। करेक्ट है, राइट? तो ऐसे केस में उसकी प्राइस बढ़ने पर भी आप भले थोड़ी डिमांड पे अफेक्ट लाओगे, क्यों? आप कम आगे फिनिश गुड्स आप कम प्रोड्यूस करोगे थोड़ा। फॉर एग्जाम्पल मैं बनाती हूँ पतरे, पतरे समझते हो? पतरे डलते हैं वो, शेड, शेड है ना। अब लेट्स से आयरन महंगा हो गया, स्टील महंगा हो गया, तो मैं कम पतरे बनाऊंगी, पर बनाऊंगी तो सही ना, तो इसकी इलास्टिसिटी कंपैरेटिवली कम रहती है, लेस इलास्टिक, लेस इनइलास्टिक। नेक्स्ट इज हैबिट ऑफ कंज्यूमर्स, ठीक है? ऑफ कोर्स हैबिचुअल, अगर आप किसी चीज के हैबिचुअल हो, ठीक है, यू नो, तुमको मालूम है तुम किस चीज के हैबिचुअल हो, तुम सोच लेना, ठीक है? तो अगर आप हैबिचुअल उस चीज को लेके, तो उसकी डिमांड की इलास्टिसिटी फर्क, प्राइस से फर्क नहीं पड़ता, फिर भी बिकेगा वो, ठीक है? लिकर पूरे टाइम बिका लॉकडाउन में, डबल प्राइस, तो प्राइस बढ़ गई, महंगा प्राइस पे बिका, पर बिका इलास्टिक, कोई फर्क नहीं पड़ा, ठीक है? आई रिमेम्बर इंदौर में जब, मतलब एक दिन के लिए, अरे मिल जाएगा, टेंशन नहीं, ठीक है? इंदौर में जब प्राइस, इंदौर में एक दिन के लिए लॉकडाउन खोला था, और उस दिन सारे ये भी खुली थी, लिकर शॉप्स भी खुली थी, इतनी लंबी लाइन, इतनी लंबी लाइन भाई साहब, इतनी लंबी लाइन, ऐसे फोटो आ रहे थे, और उसमें उन लोगों की फोटो आए जो घर पे बता के नहीं गए थे ठीक है? तो भाई साहब वो तो क्रेजी, मतलब वैसे प्रॉपर बड़ी बड़ी, नहीं मैं नहीं गई थी, ठीक है, हाँ ठीक है, प्रॉपर ऐसे बड़े बड़े फोटो आ रहे हैं कि ये लंबी लाइन लग रही है, इस दुकान पे लंबी लाइन, उस दुकान पे लंबी लाइन, ऐसा हो गया था, ठीक है? तो इफ कंज्यूमर इज हैबिचुअल टू अ प्रोडक्ट, देन ऑफ कोर्स द डिमांड वुड बी इन इलास्टिक, ये परफेक्टली नहीं बोल सकती, बट लेस देन इन इलास्टिक, ठीक है, लेस देन इलास्टिक। प्रपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंट ऑन अ कमोडिटी, सीधी सी बात है, ऐसे गुड्स जिसपे कोई कंज्यूमर एक बहुत ही स्मॉल प्रपोर्शन अपनी इनकम का स्पेंड करता है, जैसे छोटा मोटा, ठीक है, थोड़ा बहुत ही स्पेंड करता है, और अगर उसकी प्राइस बढ़ जाती है तो क्या आपको इतना फर्क पड़ेगा? नहीं, क्योंकि आप वैसे भी उस पर कम स्पेंड कर रहे थे। करेक्ट है, राइट? पर अगर आप किसी चीज पे, आप जैसे सिंपल सी बात है, अभी आप मिल्क, ब्रेड, सब्जी रोज खरीदते हो, वो महंगी हो जाएगी, आपकी इनकम पे बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा, राइट है ना? पर चॉकलेट अब कभी कभी खरीदते हो, अब अगर वो महंगे हो गए, आपके बोले यार 2 रुपए महंगी हो गई यार, बजट बिगड़ गया, फर्क पड़ता है क्या? चॉकलेट महंगी होती है तो इतना फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 2 रुपए महंगी हुई है। हंसी, फर्क पड़ता है चॉकलेट से, हाँ ठीक है, यस। सो द पॉइंट इज, वो प्रोडक्ट्स जिसपे आप मेजरली स्पेंड करते हो, तो ऐसे केस में उनकी प्राइस बढ़ने पे आपकी इलास्टिसिटी रहेगी, क्लियर है? और जिसपे कम स्पेंड करते हो उसकी डिमांड इन इलास्टिक रहेगी, लाइक लेस देन इलास्टिक। प्राइस लेवल, ठीक है, अब देखो यहां पर लेवल ऑफ प्राइस पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विल बी हाई एट अ हायर लेवल ऑफ द प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड लो एट द लोअर लेवल ऑफ द प्राइस ऑफ द कमोडिटी। सिंपल, समझना मैं क्या बोलने जा रही हूं। एक एग्जाम्पल दूंगी, पागल हो जाओगे, बाहर निकल जाओगे भाग के, ठीक है? ध्यान से सुनना। जियो आया हमारी जिंदगी में, उसके पहले जो टेलीकॉम रेट थे वो बहुत एक्सपेंसिव, ऑलरेडी एक्सपेंसिव लेवल पे थे। अब अगर वो 2 रुपए 5 रुपए भी बढ़ाता था ना, जियो, सॉरी टेलीकॉम इंडस्ट्रीज लाइक एयरटेल, जो भी उस टाइम पे था, तो हमें बहुत फर्क पड़ता था, यार 5 रुपए और बढ़ा दिए यार, अब मैं बात नहीं कर पाऊंगा। करेक्ट है, राइट? अब जियो एज ऑन टुडे 5 रुपए बढ़ा रहे हैं, हमें फर्क पड़ता है क्या? क्योंकि रेट्स ऑलरेडी लो है। समझ में आ रही बात? अभी पेट्रोल 110 रुपए पे, ऑलरेडी हाई है, 1 रुपए भी बढ़ता है माहौल बन जाता है, अच्छे दिन कहां गए, एटसेट्रा एटसेट्रा, राइट? लेकिन अगर पेट्रोल चला गया, इमेजिन करो एक पैरेलल वर्ल्ड में पेट्रोल चला गया 60 रुपए पे, अब 60 रुपए के बाद अगर 2 रुपए बढ़ेगा, हमें फर्क पड़ेगा क्या? तो प्राइस एट लो लेवल,
ठीक है, अगर प्राइस लो लेवल पे तो इलास्टिसिटी नहीं है, हमें फर्क नहीं पड़ेगा। पर अगर उस गुड की प्राइस ऑलरेडी हाई लेवल पे है और थोड़ा भी प्राइस में चेंज आता है तो डिमांड में मेजर चेंज हो जाता है। समझ में आ गया? यस, भाग तो नहीं हो रहा ऐसे। हाँ, लास्ट टाइम पीरियड, ठीक है। सो ऑफ कोर्स शॉर्ट पीरियड में इलास्टिसिटी कम ही रहती है। मतलब अब ऐसा नहीं कि 2 रुपए पेट्रोल बढ़ गया, गाड़ी चलाना कल से बंद, लॉक कर दी ताले में, ऐसा नहीं करते हो आप। शॉर्ट पीरियड में इलास्टिसिटी कम ही रहती है, लाइक यू डोंट रिएक्ट इमिडिएटली, करेक्ट है। बट लॉन्ग पीरियड में आप देखोगे कि आज से 1 साल पहले प्राइस बढ़ाई तो आज उसकी डिमांड पर जरूर फर्क पड़ेगा। तो लॉन्ग पीरियड में आप देखो तो जनरली प्राइस के कारण इलास्टिसिटी मोर देन इलास्टिक रहती है। क्लियर है सबको? यस, ठीक है, डन। चलो, बहुत ही बढ़िया तरीके समझ में आ गया सबको। चलो फटाफट से बताओ, पहला पॉइंट क्या पढ़ा हमने? नेचर ऑफ कमोडिटी। दूसरा, अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट्स। तीसरा, डाइवर्सिटी ऑफ यूजेस। चौथा, पोस्टपोनमेंट ऑफ गुड्स। स्नेहित बताओ आप, अगर आप कोई गुड्स का यूसेज पोस्टपोन कर सकते हो क्या, चलो बाद में खरीद लेंगे, तो उसकी डिमांड कैसी रहेगी? परफेक्टली इनइलास्टिक, मोर देन इलास्टिक। देखो अगर मुझे मालूम है कि ये पेन है, मैं अगले साल खरीद सकती हूँ, अभी खरीदने की जरूरत नहीं है, तो आज अगर उसकी प्राइस बढ़ेगी तो मैं डिमांड गिरा ही दूंगी ना, ठीक है। तो इलास्टिसिटी ज्यादा है, परफेक्टली इलास्टिक नहीं बोल सकते बट इलास्टिसिटी ज्यादा है, करेक्ट है। यस, इनकम लेवल ऑफ द बायर, है ना। उसके बाद हैबिट ऑफ कंज्यूमर, जिस चीजों के लिए आप हैबिचुअल हो उसमें इलास्टिसिटी कैसी रहती है? लेस देन इलास्टिक, आपको उसकी प्राइस से फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। या देखो, या तो आप बोलोगे लेस देन इलास्टिक या फिर आप बोलोगे रिलेटिवली इन इलास्टिक, दोनों का मतलब ये है। समझ में आया? देखो इलास्टिक, आप समझ लो यूनिटरी इलास्टिक इज 1, एक से कम आया तो लेस देन इलास्टिक, ठीक है। इसका एक और नाम क्या है? रिलेटिवली इन इलास्टिक। इससे और आगे जाएंगे तो परफेक्टली इन इलास्टिक। समझ में आया? फिर ये यूनिटरी इलास्टिक है, 1 है, यहां से एक से ज्यादा आया तो मोर देन इलास्टिक या फिर रिलेटिवली इलास्टिक, और आगे गए तो परफेक्टली इलास्टिक। सो देर इज नथिंग कॉल्ड लेस देन इन इलास्टिक, ऐसा कुछ नहीं होता। समझ में आया क्या बोलना चाह रही हूं मैं? इट इज लेस देन इलास्टिक बिकॉज इलास्टिक इज 1, यूनिटरी इलास्टिक, उससे कम आया तो लेस देन इलास्टिक, ठीक है ना। बढ़े आगे, चलो प्राइस लेवल। अच्छा, प्राइस लेवल क्या बोलता है? अगर कोई गुड्स की प्राइस ऑलरेडी हाई लेवल पे तो उस पर इलास्टिसिटी क्या रहेगी? मोर देन इलास्टिक रहेगी, क्योंकि आप थोड़े भी प्राइस चेंज पर रिएक्ट करोगे। और अगर उसकी प्राइस ऑलरेडी कम लेवल पे, लो लेवल पर है, अभी तो मार्केट रेट एकदम गिर गया है, तो आप उसकी इलास्टिसिटी लेस देन इलास्टिक या रिलेटिवली इन इलास्टिक रखोगे। क्लियर है सबको? और आखिरी टाइम पीरियड, छोटे पीरियड में जनरली, शॉर्ट पीरियड में सब इनइलास्टिक रहते हैं, आप इमीडिएटली रिस्पॉन्ड नहीं करते हो। लंबे टाइम में, लॉन्गर पीरियड में आप प्राइस चेंज पे रिस्पॉन्ड करते हो। क्लियर है? समझ में आ रहा है? यस। डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी ऑफ यूजेस ये बोलता है कि देखो कौस्तुभ, अगर आप कोई प्रोडक्ट, एक ही प्रोडक्ट के मल्टीपल यूजेस हैं, समझ लो एक प्रोडक्ट को आप 5 जगह यूज करते हो, ठीक है। एक ही प्रोडक्ट को आप 5 जगह, मैं आपको एक बहुत बड़े, ये चार्जर दिख रहा है आपको, ये चार्जर है ना, ये जो चार्जर है, इस चार्जर को मैं 5 जगह यूज करती हूँ, 3 जगह यूज करती हूँ। आईपैड को चार्ज करने के लिए, आईफोन को चार्ज करने के लिए, एयरपॉड्स को चार्ज करने के लिए, और समझ लो आई वॉच को चार्ज करने के लिए, 4 जगह यूज करती हूँ मैं। अब मुझे पता चला कि इसकी प्राइस बढ़ गई है, तो क्या मैं कोशिश करूंगी कि चार्जर कम से कम यूज हो? इंडियन मेंटालिटी, बचाना शुरू कर देते हैं, है ना, राइट। तो अब मैं कोशिश करूंगी कि अरे इसको चार्ज करने की जरूरत नहीं है, वो एयरपॉड्स को ऐसे नकली चार्जर से चार्ज कर लेती हूँ, बस आईफोन और आईपैड को मैं ओरिजिनल चार्जर से चार्ज करती हूँ। द पॉइंट इज कि जब एक ही कमोडिटी के मल्टीपल यूजेस होते हैं और इसकी प्राइस बढ़ जाती है, तो हम उस पर इलास्टिकली, मतलब हम ज्यादा रिएक्ट करते हैं और उसको हम 4 की जगह 2 ही चीजों में यूज करेंगे। तो 2 चीजों में यूज कर रहे हैं तो हमने ऑटोमेटिकली उसकी डिमांड गिरा दी ना, क्योंकि अभी कम यूज होगा, ये घिसेगा कम, और अगर घिसेगा कम तो मैं नया जो चार्जर है वो कुछ समय बाद खरीदूंगी। समझ में आ गया? वापस लगा दो, ठीक है। यस, डन। बढ़े आगे, चलो अब आते हैं इनकम इलास्टिसिटी पे। सबसे पहले बताओ जनरली
इनकम अगर बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ेगी, और इनकम अगर गिरेगी तो डिमांड, यहां तक क्लियर है? ये तो है। तो इनमें रिलेशनशिप कैसा है? डायरेक्ट या पॉजिटिव? ये तो वर्ड ही देख के अजीब लगता है आजकल, पॉजिटिव, है ना? कोविड वोड हुआ था क्या आप लोगों को? पता, फर्स्ट में होता, सेकंड में होता? डेल्टा। फर्स्ट में किसको हुआ? फर्स्ट में तो मेरे को, मैं जानती नहीं हूँ किसी को हुआ एक्सेप्ट अजय, और बाकी किसी को भी नहीं हुआ। इम्यूनिटी ठीक हो गया ना अब? हुआ हुआ। ठीक है। अब इसका भी क्या है? इसका भी क्या है? परसेंटेज चेंज इन डिमांड, ठीक है, डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन इनकम। इनकम, ठीक है, ये क्या बन जाएगा? इनकम इलास्टिसिटी, ठीक है। यस, अब देखो, income elasticity of demand for a good is positive when with an increase in income the demand also increases। positive हम कब मानते हैं? जब इनकम बढ़ती है तो डिमांड भी बढ़ती है, इनकम गिरती है तो डिमांड भी बढ़ती है, मतलब वाइस वर्सा, ठीक है। नॉर्मल गुड्स में जो इनकम इलास्टिसिटी रहती है वो पॉजिटिव रहती है। नॉर्मल गुड्स मतलब क्या? जो हम इनकम बढ़ते बढ़ते खरीदते हैं, करेक्ट है, राइट। इनकम इलास्टिसिटी जो होगी वो नेगेटिव होगी, कब? जब इंफीरियर गुड्स होंगे। याद आ रहा है एफसी रोड का चश्मा? ठीक है, तो अगर एफसी रोड से जो मैं लोकल चश्मे खरीदती हूँ जो 80 रुपए के, 90 रुपए के आते हैं, करेक्ट है, वो इनकम बढ़ने पर मैं नहीं खरीदूंगी, करेक्ट है। वाई? बिकॉज इट इज एन इंफीरियर गुड, इट इज कंसिडर्ड टू बी अ लो क्वालिटी गुड। अगर मेरी इनकम बढ़ेगी तो मैं उसकी डिमांड गिरा दूंगी। तो इंफीरियर गुड्स में कैसा रहता है? इनकम बढ़ती है तो डिमांड गिर जाती है। आ रही क्या बात समझ में? यस, बहुत अच्छे से। पर अगर हम बात करते हैं नेसेसिटी, किसकी बात करते हैं? नेसेसिटी गुड्स की, तो उनकी इनकम इलास्टिसिटी 0 होती है, कि इनकम बढ़ने पर डिमांड स्टेगनेंट रहती है। वापस से क्या बात हो गई? 5 किलो नमक, कि आज मुझे सैलरी आई है तो आज मैं 5 किलो नमक ज्यादा खाऊंगी, ऐसा नहीं हो सकता। आ रही क्या बात समझ में? यस, बहुत अच्छे से। सो द पॉइंट इज कि जो हमारे नेसेसिटी गुड्स होते हैं उसमें इनकम इलास्टिसिटी कैसी रहती है? 0। इनकम में अगर चेंज हुआ तो भी डिमांड में चेंज नहीं होता है, तो हम क्या मानते हैं? इनकम इलास्टिसिटी इज 0। क्लियर है? यस। 0 कैसे आएगी? परसेंटेज चेंज इन डिमांड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन इनकम। अब इनकम में कोई तो चेंज आया, लेट्स से 5%, पर डिमांड में कितना आया? 0। तो आंसर क्या है? 0, इसलिए 0। फॉर्मूले पे अपन निकाल लिया। क्लियर है सबको? इजी है? लाइव वाली जनता, ठीक है। हाँ, बीसी के भी मैं पढ़ाऊंगी यार, और कौन जाएगा? बीसी के। एक चीज पूछी सुमित ने इतनी देर में, एसी बंद कर देना। डन। चलो, अब हम आते हैं किस पे? क्रॉस इलास्टिसिटी पे। क्रॉस इलास्टिसिटी क्या होता है? ध्यान से सुनना। क्रॉस इलास्टिसिटी का मतलब होता है एक गुड की अगर डिमांड चेंज होती है तो उससे दूसरे गुड्स पे क्या असर पड़ता है। एक गुड्स पे कि अगर डिमांड चेंज होती है, ठीक है, सर, एक गुड्स की अगर प्राइस चेंज होती है तो दूसरे गुड्स पे क्या फर्क पड़ता है। पर मैम ये तो डिपेंड करेगा ना कि वो रिलेटेड, मतलब वो सब्स्टिट्यूट गुड्स है या फिर कॉम्प्लीमेंट्री है, ठीक है। यस। अच्छा, मुझे फटाफट से बताओ, अगर वो सब्स्टिट्यूट होगा तो अगर प्राइस बढ़ेगी तो सब्स्टिट्यूट गुड की क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाएगी, करेक्ट है। और अगर कॉम्प्लीमेंट्री गुड में प्राइस बढ़ेगी तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड की डिमांड कम हो जाएगी। आ रही क्या बात समझ में? बहुत अच्छे से, ठीक है। तो हम इसमें कैसे निकालते हैं? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड फॉर एक्स
डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ वाई। इसका मतलब हम निकाल क्या रहे हैं पे, अगर हम एक्स और वाई दो गुड्स देखें और इस फॉर्मूले पे देखें तो वाई में जब प्राइस में चेंज हुआ तो एक्स की डिमांड में कितना चेंज हुआ। y में जब प्राइस में चेंज हुआ तो x की डिमांड में कितना चेंज आया। अब इसको भी हम वैसे ही निकालेंगे, जैसे हमने पढ़ा परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ऑफ y डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ऑफ x, सॉरी प्राइस ऑफ x, सॉरी परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ x। अगर हम ये निकाल रहे हैं, करेक्ट है, तो इसको हम कैसे निकालेंगे, इसको हम निकालेंगे ये x का, करेक्ट है, और y का कैसे निकालेंगे, न्यू डिमांड माइनस ओल्ड डिमांड अपॉन ओल्ड डिमांड इनटू 100, ये y का। तो हमें पता चलेगा कि x की अगर प्राइस में चेंज आ रहा है तो y की डिमांड में क्या फर्क पड़ रहा है। और फिर आपसे सवाल पूछा जाएगा कि फिर बताओ कि ये सब्स्टिट्यूट गुड्स है या कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है। तो अब आपको क्या निकालना है कि अगर मैम एक्स की प्राइस बढ़ने पे अगर वाई की डिमांड बढ़ रही है तो हमें क्या पता चला, सब्स्टिट्यूट गुड्स है। और अगर एक्स की प्राइस बढ़ने पे वाई की तो डिमांड ओहो गिर गई तो फिर क्या पता चला, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है। समझ में आया अपने को कैसे निकालना है क्रॉस इलास्टिसिटी, ठीक है। तो अपन इसके क्वेश्चंस करेंगे तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। पॉजिटिव इलास्टिसिटी ऑफ कोर्स किसमें होती है, सब्स्टिट्यूट गुड्स में, ठीक है। पॉजिटिव इलास्टिसिटी किसमें होती है, सब्स्टिट्यूट गुड्स में, जिसमें अगर एक प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ी है और दूसरे प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ गई है, ठीक है, तो यहां पर इलास्टिसिटी पॉजिटिव हो गई, करेक्ट है, राइट। इफेक्ट रियल, इफेक्ट डायरेक्ट है, रिलेशनशिप डायरेक्ट है, राइट। और अगर एक प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ने पर दूसरे प्रोडक्ट की डिमांड गिर जाती तो वो कौन सी हो गई, नेगेटिव इलास्टिसिटी, जिसको हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। पर क्या तुमने कभी सोचा है ऐसे गुड्स जो आपस में कनेक्टेड ही नहीं है, फॉर एग्जाम्पल पेंसिल एंड चॉकलेट, पेंसिल और चॉकलेट आपस में कनेक्टेड है क्या, नहीं। समझ लो पेंसिल की प्राइस 5 रुपए बढ़ गई तो क्या चॉकलेट खरीदना बंद कर दोगे, नहीं। तो अगर दो गुड्स अनरिलेटेड है तो उनकी इलास्टिसिटी क्या रहेगी, 0। समझ में आया कि सबको, यस, ठीक है। पर क्या तुमने सोचा है कि अगर कोई दो गुड्स हैं वो आपस में परफेक्टली रिलेटेड एक दूसरे से, ठीक है, और रिलेटेड कैसे है, परफेक्टली सब्स्टिट्यूट्स है, लाइक परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स ऑफ ईच अदर है, टी एंड कॉफी, पेट्रोल डीजल, करेक्ट है, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स एक दूसरे के, ठीक है। पेट्रोल कार्स अलग आती, डीजल कार्स अलग आती, कार्स ये अलग होती है, राइट। तो ऐसे केस में उनकी इलास्टिसिटी क्या रहेगी, क्रॉस इलास्टिसिटी इन्फिनिट रहेगी, ठीक है। और परफेक्टली अनरिलेटेड है तो फिर उनकी क्रॉस इलास्टिसिटी क्या रहेगी, 0, ठीक है, राइट, है ना। तो अब मुझे बताओ अगर वो आपस में रिलेटेड हुए, है ना, तो इलास्टिसिटी कैसी है, पॉजिटिव। अगर वो परफेक्टली रिलेटेड हुए, इलास्टिसिटी कैसी है, इनफाइनाइट, ठीक है, यस। यहां पर भी परफेक्टली रिलेटेड मतलब सब्स्टिट्यूट्स, करेक्ट है, राइट। अगर वो कॉम्प्लीमेंट्री रिलेटेड है तो इलास्टिसिटी कैसी है, नेगेटिव इलास्टिसिटी, करेक्ट है। और अगर वो परफेक्टली अनरिलेटेड है, ठीक है, तो इलास्टिसिटी कैसी है, 0। अनरिलेटेड में कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स इसीलिए नहीं आ सकते क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब ही है कि वो साथ में खरीदे जाते हैं। समझ में आ रही है बात, साथ में एज इन कि वो गुड्स जिनको कॉम्बिनेशन में खरीदा जाता है और जो बिके भी जाते हैं कॉम्बिनेशन में, हाँ, सिगरेट एंड मैच बॉक्स सब मालूम है इसको। आ रही है क्या बात समझ में, क्लियर है क्या, बहुत अच्छे से, इसमें कोई डाउट समस्या, यस, डन। लास्ट टॉपिक करेंगे विच इज टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, ठीक है, सीधी सी बात है। टोटल एक्सपेंडिचर मेथड क्या होता है, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड होता है,
ठीक है, जिसमें आप एज ए कंज्यूमर प्राइस पे कितना पैसा दे रहे हो, दैट इज एक्सपेंडिचर। अरे तुम मार्केट में गए, ठीक है, तुमने 10 रुपए दिए और तुमने बोला भैया एक कटिंग देना, ठीक है, तुमने मार्केट में गए और तुमने कटिंग के लिए बोला कि भाई 10 रुपए दो, 10 रुपए लो और मुझे 10 रुपए की चाय दो, करेक्ट है। तो तुम्हारी जेब से एक चाय खरीदने के कितना खर्चा हुआ, 10 रुपए। अब समझ लो चाय की प्राइस 2 रुपए बढ़ गई, तो अब तुम्हें जेब से कितना देना है, 12 रुपए। दैट इज एक्सपेंडिचर। कि प्राइस बढ़ने पे आपका एक्सपेंडिचर कितना होता है। आ रही क्या बात समझ में, बहुत अच्छे से, यस, ठीक है। बट अब पॉइंट ये है कि कभी कभी ये भी तो होता है कि प्राइस बढ़ने पर आप क्वांटिटी कम कर देते हो, यस, प्राइस बढ़ने पर आप क्वांटिटी कम कर देते हो, यस। तो हमें यही समझना है कि कितनी प्राइस बढ़ने पर कितनी क्वांटिटी आपने कम कर दी, सो दैट आपका एक्सपेंडिचर पे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़े, क्योंकि एक्सपेंडिचर आपकी जेब से होता है। क्लियर है सबको, एक्सपेंडिचर मतलब खर्चा, है ना, राइट। तो हमें ये देखना है, अब देखो एक एग्जांपल यहाँ पे, प्राइस कितनी है, यह प्राइस, यह क्वांटिटी, एक्सपेंडिचर। प्राइस एक प्रोडक्ट की कितनी, 20, तब आप कितनी क्वांटिटी खरीदते हो, 10, तो टोटल खर्चा कितना कर रहे हो, 200, ठीक है, 20 × 10, जेब से पैसे कितने गए, 200। उसके बाद प्राइस कंपनी ने बढ़ा दी 20 से 25 रुपए, तो आपने बोला नहीं, मैं 10 तो अब नहीं खरीदूंगा क्वांटिटी, अब मैं 8 खरीदूंगा। तो क्यों, क्योंकि जेब से कितने पैसे आ रहे हैं, 200, ठीक है। फिर कंपनी ने 50 रुपए बढ़ा दी प्राइस, तो आपने सीधे 4 क्वांटिटी खरीदना शुरू कर दी। अब बताओ कितने पैसे जा रहे हैं जेब से, 200। तो जब आप प्राइस में जितना चेंज आता है, अकॉर्डिंगली आप क्वांटिटी में ऐसा चेंज करो, मैं ये नहीं बोल रही हूँ इक्वल परसेंटेज चेंज करो, मैं बोल रही हूँ प्राइस में ऐसा चेंज आता है कि आप क्वांटिटी में इतना चेंज करो, इतनी कम करो क्वांटिटी प्राइस बढ़ने पर, कि आपका जेब से खर्चा उतना ही हो रहा है प्राइस बढ़ने पर। तो उसमें हम क्या बोलते हैं, यूनिटरी इलास्टिक। इसको हम बोलते हैं टोटल एक्सपेंडिचर या टोटल आउटले मेथड। क्या बोलते हैं, टोटल आउटले मेथड या टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। यहां तक क्लियर है। अब दूसरा एग्जांपल, प्राइस थी 20, क्वांटिटी थी 10, तो आपने खर्चा कितना किया, 200, ये क्लियर है। प्राइस बढ़ के हो गई 25, पर आपने अब कितने यूनिट्स खरीदी, 7, तो आपका टोटल खर्चा कितना हो गया, 175। मतलब आपने प्राइस पे ज्यादा रिएक्ट कर दिया। पहले तो आपकी जेब से कितने जा रहे थे, 200 रुपए, कब, जब प्राइस थी 20, अब 5 रुपए क्या उसने बढ़ाया कि आपने 3 यूनिट्स कम कर दी, सो दैट आपकी जेब से अब और 25 रुपए कम ही जा रहे हैं, 25 रुपए अब और कम जा रहे हैं जेब से, राइट। और अब जब उन्होंने प्राइस कर दी 50, तो आपने तो मतलब सीधे 2 रुपए, 2 यूनिट्स कर दी क्वांटिटी, ठीक है। तो अब आपकी जेब से सिर्फ कितने रुपए जा रहे हैं, 100 रुपए। तो जब प्राइस 20 रुपए थी, तब तो आप जेब से कितना खर्चा कर रहे थे, 200। और अब जब प्राइस कितनी हो गई, 50 हो गई, 50 हो गई, तो आप सीधे अब कितना खर्चा कर रहे हो, सिर्फ 100 रुपए कर रहे हो। आ रही है क्या बात समझ में। तो आप, हमें इससे ये समझ में आया, कवि का कहने का सार ये है कि परसेंटेज चेंज इन प्राइस इज लेस, प्राइस में कम चेंज हो रहा है, पर डिमांड में आपने ज्यादा चेंज कर दिया। आ रही है क्या बात समझ में। यस, तो हम इसको क्या बोलेंगे, मोर देन इलास्टिक। क्लियर है सबको, इलास्टिसिटी इज मोर देन 1। यस, अब उल्टा, प्राइस थी 20, क्वांटिटी थी 5, तो कितने रुपए खर्च किया आपने, 100। प्राइस 20 से बढ़ के हो गई 25, ठीक है, क्वांटिटी हो गई 10, तो आपने खर्चा कितना किया, 150, ठीक है। प्राइस जैसे ही 5 रुपए बढ़ाई, तो आपकी जेब से 50 रुपए एक्स्ट्रा जा रहे हैं अब खर्चा। यहां तक समझ में आ रहा है सबको। अब जब प्राइस हुई 50, तो आपने खर्चा, आपने यूनिट्स कितनी खरीदी, 40, तो अब आपने खर्चा कितना किया, 200, सॉरी 4। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूं यहाँ पे, ठीक है। सो यहां पर द पॉइंट इज कि अगर आप ऐसा करते हो, ठीक है, तो अब यहां पर देखो, यहां पर आपने इनिशियल लेवल पर जब प्राइस बढ़ी, है ना, तो आपने क्वांटिटी भी तो बढ़ा दी थोड़ी, करेक्ट है, राइट। यस, तो यहां पर चेंज इन क्वांटिटी इज लेस देन चेंज इन प्राइस। आप परसेंटेज चेंज कैलकुलेट करो यहां पे, तो यहां पर 20 से प्राइस कितनी हो गई, 25, कितना परसेंट चेंज आया,
20 का 5%, 5 रुपए कितना होता है 20 का? 25%। तो 5 रुपए बढ़ी तो कितनी प्राइस बढ़ गई? 25%। और यहाँ पे आपने क्वांटिटी कितनी बढ़ाई? सीधे 50%। आ रही है क्या बात समझ में? बहुत अच्छे से। यस, तो ऐसे केस में आपने प्राइस पे ज्यादा रिएक्ट नहीं किया, तो इट इज रिलेटिवली इनइलास्टिक। क्लियर है क्या? बहुत अच्छे से। यस, तीनों केसेस समझ में आए। पहला केस ये था कि जब जेब से उतने ही पैसे जा रहे थे तीनों केसेस में, इसका मतलब हर बार भले प्राइस कितनी बढ़े, हमने क्वांटिटी उतनी कम की कि 200 200 200, तीनों बार 200 रुपए का, इसका मतलब यूनिटरी इलास्टिक, अनचेंज डिमांड। दूसरे वाले में क्या हुआ? आपने प्राइस में थोड़ा चेंज किया पर क्वांटिटी ज्यादा चेंज कर दी, इतनी कम कर दी कि आपका एक्सपेंडिचर कम हो गया, जेब से अब पैसे ही कम जा रहा है, तो वो क्या हो जाएगा? मोर इलास्टिक। करेक्ट है। और अगर ऐसा होता है कि प्राइस में चेंज होने के बाद भी आपने क्वांटिटी में ज्यादा चेंज नहीं किया, इसका मतलब आपको प्राइस चेंज से फर्क नहीं पड़ रहा है, आप ढीठ हो गए हो, इसका मतलब क्या हो गया? रिलेटिवली इनइलास्टिक। क्लियर है? यस, ये क्या हो गया? टोटल एक्सपेंडिचर और टोटल आउटले मेथड। तो हम लोगों ने 4 मेथड्स पढ़ी है यहाँ पे, ठीक है, प्राइस इलास्टिसिटी की। पहले तो पॉइंट मेथड, ठीक है, पॉइंट मेथड फॉर्मूला, फिर पॉइंट मेथड हमने ग्राफिकल ज्योमेट्रिकल मेथड पढ़ी, करेक्ट है। उसके बाद हमने पढ़ी आर्क इलास्टिसिटी, उसके बाद हमने पढ़ी टोटल आउटले टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, ये हमने प्राइस इलास्टिसिटी की पढ़ी। उसके बाद हमने इनकम इलास्टिसिटी पढ़ा और क्रॉस इलास्टिसिटी पढ़ा। क्लियर? डन? लाइव वाली जनता को सब क्लियर है? चलो परफेक्ट। तो हम आज की सभा को समाप्त करेंगे और अब हम मिलेंगे